रामू काका और खाकी का डर देवगढ़ एक छोटा सा कस्बा था। सुबह होते ही यहाँ की गलियां चाय की खुशबू, सब्जी वालों की आवाज और लोगों की भागदौड़ से भर जाती थी। लेकिन इस शांत कस्बे के लोगों के दिलों में एक ऐसा डर भी रहता था जिसके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता था। वह डर था कुछ भ्रष्ट पुलिसकर्मियों का। कस्बे के प्रताप चौक पर रामू काका का एक छोटा सा होटल था। होटल बड़ा नहीं था, लेकिन वहां मिलने वाली गरम दाल, ताजी रोटी और सादगी भरे व्यवहार ने उसे पूरे इलाके में मशहूर बना दिया था। मजदूर हों, रिक्शा चालक हों या सफर से लौटे मुसाफिर, हर किसी के लिए रामू काका का होटल घर जैसा था। रामू काका की उम्र लगभग 60 वर्ष थी। सफेद बाल, चेहरे पर मेहनत की लकीरें और आंखों में परिवार की चिंता साफ दिखाई देती थी। उनकी पत्नी बीमार रहती थी। बूढ़े माता पिता की दवाइयां, बच्चों की पढ़ाई, होटल का किराया और रोजमर्रा का खर्च, सब कुछ इसी छोटे से होटल से चलता था। लेकिन पिछले कई महीनों से उनकी मेहनत की कमाई पर कुछ लोगों की नजर थी। हर महीने कुछ पुलिसकर्मी आते और महीना लेकर चले जाते। रामू काका जानते थे कि यह रिश्वत है, लेकिन विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने मना किया, उनको विश्वास पर क्या टकम तो उनका होटल भी छिन सकता है। उस दिन दोपहर का समय था। होटल में अच्छी खासी भीड़ थी। तभी बाहर पुलिस की जीप आकर रुकी। 4 वर्दीधारी पुलिसकर्मी अंदर आए। सबसे आगे था कांस्टेबल रघुवीर। उसने कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा, रामू काका, इस महीने का हिसाब निकालो। रामू काका के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, आ गया गाय किए साहब, इस महीने के 3,000 रुपए तो पहले ही भेज चुका हूं। रघुवीर मुस्कुराया, अब 3,000 नहीं, 5,000 लगेंगे। ऊपर से नया आदेश आया है। रामू काका की आवाज कांप गई। साहब, इतना पैसा कहां से लाऊं? घर भी इसी से चलता है। रघुवीर की मुस्कान गायब हो गई। हमारे सामने गरीबी की कहानी मत सुनाओ। पैसा दो, नहीं तो अंजाम भुगतो। रामू काका की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में उनकी जिंदगी बदलने वाली है। भाग दो। जब एक लड़की अन्याय के सामने खड़ी हो गई, रघुवीर ने गुस्से में कुर्सी से उठते हुए जोर से आवाज लगाई, महेंद्र, दीपक, एक भी सामान सही सलामत नहीं बचना चाहिए। सब बाहर फेंक दो। आज इसे समझ आ जाएगा कि पुलिस की बात टालने का अंजाम क्या होता है। इतना सुनते ही दोनों सिपाही होटल के अंदर घुस गए। किसी ने पानी का मटका गिरा दिया, किसी ने बर्तन फेंक दिए। एक ने चूल्हे पर चढ़ी दाल की भगोनी नीचे पटक दी। गर्म दाल फर्श पर फैल गई। ग्राहक घबराकर अपनी अपनी जगह से उठ गए। रामू काका दौड़ते हुए एक सिपाही के पैरों में गिर पड़े। साहब, ऐसा मत कीजिए। यही होटल मेरे बच्चों का पेट पालता है। जो थोड़ा बहुत कमाता हूं उसी से घर चलता है। लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा। तभी होटल के एक कोने में बैठी दो बहनें धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठी। दोनों साधारण कपड़ों में थीं। बड़ी बहन की उम्र लगभग 28 साल थी और छोटी उससे 3-4 साल छोटी थी। बड़ी बहन ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, बस, अब बहुत हो गया। पूरे होटल में सन्नाटा छा गया। रघुवीर ने उसकी तरफ घूर कर देखा। तुम बीच में मत पड़ो। अपना खाना खत्म करो और यहां से निकल जाओ। लड़की ने बिना डरे जवाब दिया, हमने खाना खाने के पैसे दिए हैं। किसी गरीब की मेहनत उजड़ती हुई देखकर चुप रहना भी गलत है। रघुवीर तमतमा गया। तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रही हो? लड़की बोली, हाँ, एक पुलिस वाले से। और पुलिस का काम लोगों की रक्षा करना है, उनसे जबरन पैसे वसूलना नहीं। होटल में बैठे सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी ने आज तक किसी को पुलिस से इस तरह बात करते नहीं देखा था। रघुवीर ने ऊंची आवाज में कहा, बहुत कानून जानती हो? लड़की मुस्कुराई, इतना जानती हूं कि अगर कोई सरकारी शुल्क लिया जाता है तो उसकी रसीद होती है। बताइए, रामू काका से जो 5,000 रुपए मांगे जा रहे हैं, उसकी रसीद कहाँ है? रघुवीर चुप हो गया। लड़की ने दूसरा सवाल पूछा, किस आदेश के तहत यह पैसा लिया जा रहा है? कोई लिखित आदेश है तो दिखाइए। अब होटल में मौजूद हर व्यक्ति की नजर पुलिस वालों पर थी। रामू काका घबराकर लड़की के पास आए। बेटी, तुम चली जाओ। ये लोग बहुत खतरनाक हैं। मेरी वजह से तुम्हें परेशानी होगी। लड़की ने उनकी ओर देखकर कहा, काका, अगर आज हम डरकर चले गए तो कल यही लोग किसी और गरीब की दुकान उजाड़ देंगे। छोटी बहन ने धीरे से कहा, दीदी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चलो यहां से। बड़ी बहन ने उसका हाथ पकड़ लिया। डरना मत, जब तक हम सच के साथ हैं, विश्व बने ही ये वो नदी सदे हैं, पीछे नहीं हटेंगे। रघुवीर ने जेब से मोबाइल निकाला और किसी को फोन मिलाया। सर, यहां एक लड़की बहुत कानून समझा रही है। आप तुरंत रामू काका के होटल आ जाइए। फोन रखकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब 5 मिनट में हमारे सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र राणा आएंगे। फिर देखना तुम्हारा सारा कानून कैसे निकलता है। लड़की ने शांत स्वर में कहा,
मैं भी इंतजार कर रही हूं। देखती हूं कानून बड़ा है या किसी का घमंड। करीब 10 मिनट बाद बाहर पुलिस की एक और जीप आकर रुकी। जीप से एक लंबा रौबदार ममा रौबदार और गुस्सैल चेहरा लिए अधिकारी उतरा। उसे देखते ही सभी सिपाही सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। सलाम सर। सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र राणा होटल के अंदर आया। उसने पहले टूटे हुए बर्तनों को देखा, फिर रामू काका की ओर, और आखिर में उसकी नजर उस लड़की पर जाकर ठहर गई जो बिना डरे उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़ी थी। वीरेंद्र राणा हल्की मुस्कान के साथ बोला, तो तुम हो वो लड़की जिसने मेरी पूरी टीम को कानून पढ़ाना शुरू कर दिया है? लड़की ने बिना झिझक जवाब दिया, अगर कानून का पालन किया होता तो मुझे कुछ सिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उस चेहरे ने पी थी। होटल में फिर एक बार गहरा सन्नाटा छा गया। भाग 3। थाने की ओर सफर और सच की पहली झलक। होटल में कुछ पल के लिए ऐसा सन्नाटा छा गया कि लोगों की सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। वीरेंद्र राणा ने लड़की को सिर से पांव तक देखा और फिर व्यंग्य से मुस्कुराया। बहुत तेज जुबान है तुम्हारी। लगता है किताबें पढ़कर खुद को बहुत बड़ा कानून का जानकार समझने लगी हो। लड़की ने शांत स्वर में कहा, कानून जानना कोई अपराध नहीं है। अपराध है कानून का दुरुपयोग करना। यह सुनते ही वीरेंद्र राणा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने जोर से कहा, महेंद्र, रघुवीर, दोनों बहनों को गाड़ी में बैठाओ। अब थाने में बैठकर आराम से कानून समझेंगे। रामू काका घबरा कर आ गया है। साहब, इन बच्चियों का कोई कसूर नहीं है। इन्होंने तो सिर्फ मेरी मदद की है। राणा ने उन्हें धक्का देते हुए कहा, बीच में मत बोल बूढ़े, नहीं तो तेरे खिलाफ भी सरकारी काम में बाधा डालने का केस बना दूंगा। रामू काका लड़खड़ाकर पीछे हट गए। होटल में मौजूद लोग सब कुछ देख रहे थे, लेकिन ये थे देते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आगे बढ़कर कुछ कह सके। दोनों बहनों को पुलिस की गाड़ी में बैठा दिया गया। रास्ते भर छोटी बहन की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने धीरे से पूछा, दीदी, अगर इन्होंने सच में हमारे ऊपर झूठा मुकदमा कर दिया तो? बड़ी बहन ने उसकी ओर देकर मुस्कुराते हुए कहा, सच्चाई को थोड़ी देर के लिए दबाया जा सकता है, हमेशा के लिए नहीं। करीब 20 मिनट बाद पुलिस की गाड़ी शिवपुर थाने के मुख्य गेट पर जाकर रुकी। गेट के ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा था, जनता की सेवा, न्याय सबसे पहले। लड़की ने बोर्ड को ध्यान से देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, काश यहां लिखी बातें अंदर भी दिखाई देती। पुलिसकर्मी उसे अंदर ले गए। थाने में बैठे मुंशी ने सिर उठाकर पूछा, क्या मामला है? वीरेंद्र राणा कुर्सी पर बैठते हुए बोला, सरकारी काम में बाधा, पुलिस पर हमला और मेरे गले से सोने की चेन छीनने की कोशिश। मुंशी ने बिना कुछ पूछे रजिस्टर खोल लिया। तभी लड़की ने शांत स्वर में कहा, लिखने से पहले एक बात पूछ सकता हूं? मुंशी ने चौंक कर उसकी ओर देखा। क्या? जिस घटना का आप रिकॉर्ड बना रहे हैं, क्या उसका कोई गवाह है? कोई वीडियो है? कोई बरामदगी हुई है? मुंशी कुछ पल के लिए रुक गया। वीरेंद्र राणा गुस्से में बोला, जितना कहा जा रहा है उतना लिखो। लड़की ने फिर कहा, अगर आज झूठ लिखोगे तो कल वही रिकॉर्ड अदालत में सबसे बड़ा सबूत बनेगा। सोचकर लिखिए। थाने में बैठे कुछ जवान पहली बार असहज दिखाई देने लगे। उन्हें महसूस हुआ कि यह लड़की आम नहीं है। वीरेंद्र राणा ने मेज पर हाथ मारते हुए कहा, बहुत हो गया, नाम लिखो इसका। मुंशी ने पूछा। लड़की ने बिना घबराए जवाब दिया, नंदिनी अवस्थी। पिता का नाम उसने बता दिया। पता? अशोक विहार। मुंशी ने अगला सवाल पूछा, पहचान? नंदिनी कुछ क्षण चुप रही, फिर उसने सीधे मुंशी की आंखों में देखते हुए कहा, पहचान वाले कॉलम में अभी कुछ मत लिखिए, सही समय आने पर खुद समझ में आ जाएगा। वीरेंद्र राणा जोर से हंस पड़ा। देखा, अब कहानी बदल रही है। नंदिनी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, कहानी नहीं, सच सामने आने वाला है। उसी समय थाने के बाहर अचानक कई पुलिस वाहनों के सायरन सुनाई देने लगे। 1, 2, 3 लगातार कई गाड़ियां और थाने के बाहर आकर रुक गईं। ड्यूटी पर खड़ा एक सिपाही दौड़ता हुआ अंदर आया। सर, बाहर बहुत बड़ी पुलिस फोर्स पहुंची है और कोई वरिष्ठ अधिकारी भी आए हैं। वीरेंद्र राणा पहले तो मुस्कुराया, फिर बोला, शायद किसी दूसरे ऑपरेशन के लिए आए होंगे। लेकिन अगले ही पल थाने के मुख्य दरवाजे पर भारी जूतों की आवाज गूंजने लगी। पूरा थाना एकदम शांत हो गया। भाग 4। जब सच सामने आया, थाने के बरामदे में भारी जूतों की आवाज लगातार पास आती जा रही थी। कुछ ही क्षण बाद लगभग 20 पुलिसकर्मी अंदर दाखिल हुए। सभी पूरी अनुशासन में खड़े हो गए। उनके पीछे एक वरिष्ठ अधिकारी तेज कदमों से अंदर आए। जैसे ही उन्होंने कमरे में खड़ी नंदिनी को देखा, जमोंगी बिचमाया, उन्होंने तुरंत सलाम ठोका। जय हिंद मैडम, आपके निर्देश के अनुसार पूरे थाना परिसर को सुरक्षित कर लिया गया है।
सभी प्रवेश और निकास द्वार सील कर दिए गए हैं। आगे के आदेश की प्रतीक्षा है। पूरा कमरा जैसे जम गया। मुंशी के हाथ से पेन नीचे गिर गया। रघुवीर का चेहरा पीला पड़ गया। महेंद्र और दीपक एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र राणा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह हकलाते हुए बोला, "म- मैडम, ये ये क्या कह रहे हैं आप?" वरिष्ठ अधिकारी ने सख्त आवाज में कहा, "अपनी जुबान संभालिए सब इंस्पेक्टर। जिनके सामने आप खड़े हैं, ये देवगढ़ जिले की नई पुलिस अधीक्षक आईपीएस नंदिनी अवस्थी हैं।" यह सुनते ही वीरेंद्र राणा के पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ पल पहले तक जो आदमी कुर्सी पर अकड़कर बैठा था, अब उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। थाने में मौजूद हर पुलिसकर्मी तुरंत सावधान की मुद्रा में खड़ा हो गया। नंदिनी धीरे धीरे आगे बढ़ी। उनकी आवाज अब भी शांत थी, लेकिन उसमें ऐसा आत्मविश्वास था कि पूरा कमरा खामोश हो गया। "वीरेंद्र राणा, अब पहचान में आई मैं?" राणा का सिर अपने आप झुक गया। "मैडम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि..." नंदिनी ने बीच में ही रोक दिया। "यही तो मैं देखना चाहती थी। अगर तुम्हें पहले से पता होता कि मैं एसपी हूं, तो क्या तुम मेरे साथ भी यही व्यवहार करते?" वीरेंद्र राणा के पास कोई जवाब नहीं था। नंदिनी ने आगे कहा, "मैं आज सुबह से साधारण नागरिक बनकर पूरे शहर का निरीक्षण कर रही थी। मैं देखना चाहती थी कि इस जिले की पुलिस आम लोगों के साथ कैसा व्यवहार करती है।" तापस्ताने देता थी। उन्होंने रामू काका की ओर देखा, जो अभी भी डरे हुए एक कोने में खड़े थे। "लेकिन जो मैंने रामू काका के होटल पर देखा, उसने मुझे शर्मिंदा कर दिया।" पूरा थाना सिर झुकाकर खड़ा था। नंदिनी ने एक एक पुलिसकर्मी की तरफ देखा। एक गरीब आदमी से अवैध वसूली, पैसे न देने पर उसका सामान तोड़ने की धमकी, झूठे मुकदमे की तैयारी, सरकारी शक्ति का दुरुपयोग। क्या यही पुलिस की वर्दी का सम्मान है? कमरे में सन्नाटा था। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि एक शब्द भी बोल सके। वीरेंद्र राणा अचानक नंदिनी के पैरों की ओर झुक गया। "मैडम, माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े माता पिता हैं। अगर नौकरी चली गई तो मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा।" नंदिनी ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, "जब रामू काका तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहे थे, तब तुम्हें उनके बच्चे दिखाई नहीं दिए थे?" राणा की आंखों से आंसू निकल पड़े। "मैडम, एक मौका दे दीजिए," नंदिनी ने कठोर स्वर में कहा। "कानून में मौका होता है, लेकिन भ्रष्टाचार का लाइसेंस नहीं।" उन्होंने अपने साथ आए अधिकारी की ओर मुड़कर आदेश दिया, "सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र राणा, कांस्टेबल रघुवीर, महेंद्र आती, बाय दिस इन महेंद्र दमोआई, बिताएगी शयेमन, दीपक और इस पूरे मामले में शामिल सभी पुलिसकर्मियों के हथियार तत्काल जमा कराए जाएं।"